मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है। जल्दी से क्लास में आइए। और आज जीआईसी एलटी का और प्रवक्ता का हम लोग इतिहास विषय का पाठ्यक्रम डिस्कस करने वाले हैं। और विशेष बात यह है कि इस बार जो परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है वो किसी भी दशा में, आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी नई बातें जुड़ी हैं पीसीएस के पाठ्यक्रम से। पीसीएस ऑप्शनल के पाठ्यक्रम से कहीं भी किसी भी दशा में कम नहीं है। तो बेहतर होगा कि जिन्हें इस परीक्षा में शामिल होना है, ऐसे छात्रों की संख्या लाखों में है जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। टीजीटी और पीजीटी माध्यमिक की परीक्षा आपके पास अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में है। और अब ये जीआईसी प्रवक्ता और एलटी की परीक्षाएं भी लगभग नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। तो कम से कम इस सिलेबस को आप थोड़ा सा एक बार वैज्ञानिक ढंग से समझ लें ताकि आपके अध्ययन की ठीक दिशा निर्धारित हो सके। और ये भी ध्यान रखना होगा, माध्यमिक यानी कि माध्यमिक परिषद वाला जो आपका पीजीटी टीजीटी है, उससे ये सिलेबस आपका कहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं आपका ये सिलेबस का पूरा एक बेहतरीन विश्लेषण। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप देखिएगा, ये सामने दिख ही रहा है इतिहास। और शुरू क्या हो रहा है, ये भौगोलिक विशेषताएं। बहुत ध्यान से देखिएगा सब कुछ। मुझे उम्मीद है बहुत आराम से आप चीजों को देख पा रहे होंगे। और अगर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं भी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, तो आपको मैं जब पढ़ूंगा तो आप समझ लेंगे चीजों को। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब पहला ही टॉपिक जैसे होता है कि इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत, यहां पे क्या कह रहा है, प्राचीन इतिहास को जानने के साधन, यानी कि वो स्रोत। तो इसका मतलब ये है पुरातात्विक स्रोत भी चाहिए, साहित्य भी चाहिए, विदेशी यात्रियों के विवरण भी चाहिए। इसका मतलब ये है, प्राइमरी तौर पे यदि आप अपनी पढ़ाई को एक बार शुरू कर रहे हैं तो सामान्य तौर पे पुस्तकों में यहीं से शुरू भी होता है। बेसिकली आपको एक बार पूरा लिटरेचर और पूरे विदेशी यात्रियों के विवरणों को पढ़ लेना चाहिए। विशेष तौर पे जब यहाँ पर विदेशी विवरण दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, आपको विशेष तौर पे मैगस्थनीज को ध्यान देना चाहिए। प्राचीन भारत में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैगस्थनीज को ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब मौर्य काल में जाएंगे तब वहां पर विदेशी विवरण लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो पहले जब यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पे मैगस्थनीज को देख लीजिए, फाहयान को देख लीजिए, हुए इंसान के विवरणों को देख लीजिए। मतलब एक प्रश्न यहां से रहने वाला है, एकदम पक्का है। पुरातत्व में ध्यान दीजिएगा, सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉइन्स यहाँ पर आपको देखना है, सिक्के देख लीजिएगा एक बार। विदेशी यात्रियों के विवरणों में जब आप मेडिवल इंडिया में जाते हैं तो अल-बरूनी से शुरू करिए, अल-बरूनी को पढ़ लीजिए, इब्न बतूता को पढ़ लीजिए, एज वेल विजयनगर साम्राज्य में आने वाले, मुगल साम्राज्य में आने वाले जितने भी विदेशी यात्री हैं उनकी पुस्तकें, और अगर उनके कुछ विवरण हैं, उनकी कुछ डिटेल्स हैं, तो आप पहले शुरुआत यहीं से करिए। एक बार पूरा क्लासिफाई कर लीजिए चीजों को और अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद देखिए शुरू क्या कर रहे हैं। पुरा इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आपको पता है वो क्या क्या है उसमें। पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे वो क्या लिख रहे हैं, प्राचीन मानव। प्राचीन मानव, तो इसका मतलब ये है रामापिथेकस के शुरुआत से लेकर और फाइनली क्रो-मैग्नन तक पूरे मनुष्यों का विकास क्रम, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, क्रो-मैग्नन, या फिर जो भी बीच बीच में आपके पास हिडेलबर्ग मानव, जावा मानव, पीकिंग मानव, जितने भी मनुष्यों के हमारे पास जीवाश्म मिले हैं, कंकाल मिले हैं, और उनकी डिटेल्स क्या क्या है। मानव विकास से एक प्रश्न रहने वाला है। और उनके उपकरण, उनके उपकरण का मतलब पाषाणिक उपकरण, वो 3 क्लासिफिकेशन है उनके, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो एटलीस्ट उनके उपकरणों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, और ये संस्कृतियां जाती हैं कांस्य काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता, और लौह काल यानी कि वैदिक काल तक। कुल मिलाकर के ये है कि जितनी मृदभांड परंपराएं हैं, जितनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं पाषाण काल की,
वो सब आपको पता होनी चाहिए। और एक खास बात है, यहां पे लौ शब्द आ रहा है और विशेष तौर पे अगर इस लौ शब्द को हम पाषाण काल के संदर्भ में अगर प्रयोग करें तो वो दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बात हो रही है। तो आपको दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में भी एक बार यहीं पर देख लेना चाहिए। कुल मिला के स्थिति ये है कि जैसे 125 प्रश्न मान लीजिए होते हैं, एक मोटा मोटा एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, तो तीनों खंड बराबर विभाजित होते हैं, जैसा कि हम लोग अपने मॉडल पेपर में अपनी टेस्ट सीरीज में रखते हैं। 40-42 प्रश्न एंशिएंट के, 40-42 मेडवल के, 40-42 मॉडर्न के, है ना। अब टॉपिक वाइज, अब जब एक सेगमेंट में 42 या 43 प्रश्न हो सकते हैं, तो जब टॉपिक वाइज आप डिसाइड करेंगे तो एंशिएंट में आप प्रागैतिहासिक काल में 2 से 3 प्रश्न फिक्स हो गए आपके। यहाँ पे जो प्राचीन इतिहास को जानने के साधन है, अगर यहाँ पे आप इनको टॉपिक से जोड़ दें, जैसे कि मेगास्थनीज को, विदेशी विवरणों को अलग अलग समय के हिसाब से जोड़ दें, तो भी प्राचीन इतिहास से 2 या 3 प्रश्न यहाँ से फिक्स हैं। अब फिर ये आ रहा है आद्य ऐतिहासिक काल, नदी घाटी की सभ्यता। तो जब नदी घाटी की सभ्यता की बात हो रही है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज थोड़ा सा क्लासिफाई कर लीजिए, बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना, ये देखिए नगर योजना दिखाई पड़ रही है। नगर योजना का मतलब जैसा कि हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या फिर और बनावली है, सभी प्रमुख नगरों के नगर विन्यास, उनके कंस्ट्रक्शन पैटर्न को याद रखिए, उनकी स्थिति, उनके उत्खननकर्ता, उनके खोजकर्ता। बहुत से छात्र मतलब एक सामान्य सा प्रश्न गलत कर देते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया और लगा देते हैं राखाल दास बनर्जी, जबकि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उसका उत्खनन नहीं किया। अब मेरी बात समझिएगा यहाँ पे, तो उत्खनन करता, खोज करता और उनका सन और क्रम से आप देख लीजिए कहां कहां पे लोकेशन से, कहां कहां पे स्थितियां हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम लोग प्री कम मेंस पूरा जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो जो आपके इतिहास में कमजोर पहलू हैं पढ़ाई के संदर्भ में, वो हम सब कुछ यहीं पे यूट्यूब पे ही डिस्कस कर देंगे इस बार, ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। हम लोगों की प्रैक्टिस की प्रक्रिया भी लगातार धीरे धीरे चलती रहेगी। और फिर देखिएगा यहाँ पे नगर योजना के बाद आवासीय भवन, देखिए बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब नालियां, जैसे ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसी नगर महापालिका जैसी संस्था का अस्तित्व रहा होगा जो जल निकासी की व्यवस्था, नगरों की सफाई की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी। नालियां कैसी थी, एज वेल वो स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता, नगरों में साफ सफाई की व्यवस्था उनकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को भी प्रदर्शित करती है। तो ये देखिए विशाल स्नानागार, यानी कि स्नानागार के बारे में देखिए एक एक चीज डिफाइंड है यहाँ पर। तो जो सिलेबस में डिफाइंड है वो चीज छूटनी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात आपको मैं यहां पर गुरु मंत्र दे रहा हूं, ये बहुत बहुत गुप्त बात है, और वो बात ये है आज मैं बता रहा हूं। ये जो आपका पीजीटी का पेपर होने वाला है, प्रवक्ता का लोक सेवा आयोग से जो पेपर होने वाला है, जिसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कम से कम 30 प्रश्न, 35 प्रश्न एनसीईआरटी से जरूर आएंगे। कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से जरूर आएंगे। और मैं थोड़ा सा एक बात और यहां पर आपको बता दूं, बेसिकली आप पिछले 15 से 20 वर्षों के पीसीएस की परीक्षा के जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के जो सिंगल लाइनर प्रश्न है उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। और ये सारी जिम्मेदारी अगर आप मेरे ऊपर सौंपते हैं तो हम लोग अपनी आने वाली कक्षाओं में ये सारी चीजें लगातार डिस्कस करेंगे, उसी के लेवल पे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। माध्यमिक पीजीटी और लोक सेवा आयोग यानी जीआईसी की पीजीटी में जमीन आसमान का फर्क रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि लोक सेवा आयोग का पेपर जो सामान्य माध्यमिक पीजीटी के पेपर से काफी हार्ड और काफी स्टैंडर्ड रहने वाला है। अन्न भंडार यानी कि अन्नागार, ये आपको पढ़ते ही है हमेशा। घरेलू उपयोग की सामग्री, साज सज्जा, जैसे अब आप साज सज्जा और वेशभूषा पता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र कैसे थे, सूती थे, ऊनी वस्त्र की संभावना है, रेशमी वस्त्रों के साक्ष्य नहीं है। साज सज्जा, मेकअप बॉक्स कहां से मिला है, मेकअप बॉक्स कहां से मिला है मुझे बताइए, प्रसाधन मंजूषा, और आप बताइए कहां से मिला है।
वो हड़प्पा से मिलता है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। वेशभूषा, अब देखिएगा यहाँ पे एक खास बात और आ रही है। अब ये आ रहा है वाणिज्य और व्यापार और मोहरें, इसका क्या मतलब हुआ? बंदरगाह, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा। बंदरगाह का मतलब लोथल, आप समझ पा रहे होंगे। व्यापार, वाणिज्य, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों है। समकालीन सभ्यताओं के साथ इसके वैदेशिक संपर्क, कहां कहां पे क्या क्या आयात हो रहा था, क्या क्या निर्यात हो रहा था, कौन सी मोहरें कहां से मिली हैं, मोहरों का प्रयोग क्या है, मोहरों पर किस पशु पक्षी का अंकन है, इस तरह के प्रश्न है। और फिर ध्यान दीजिएगा, आस्था, धर्म यानी कि धार्मिक जीवन, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, शक्ति की पूजा, शिव, और कांसे की नर्तकी की बात आ रही है यहाँ पे, वो मनोरंजन की बात है। कला और कलाकृतियां, शवाधान विधि यानी कि शव विसर्जन विधि यानी कि मृतक संस्कार धर्म में ही आ जाएगा। कलश समाधान कहां से मिले हैं, पूर्ण समाधान कहां से मिले हैं, आंशिक समाधान कहां से मिले हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? कब्रिस्तान कहां से मिले हैं, ताबूत वाला शव कहां से मिला है, इस तरह के प्रश्न हैं। जो युग्म समाधियां हैं वो कहां से मिली हैं, और फिर मुख्य स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य और पतन के कारण। ये तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता का पूरा पूरा एक एक पॉइंट क्लासिफाइड है, एकदम स्पेशल वे में उन्होंने सब कुछ ओपन करके लिखा है। हड़प्पा सभ्यता से मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न हैं। थोड़ा सा वैदिक काल को देख लीजिए। अब वैदिक काल सामने आ रहा है, वो कह रहा है वैदिक संस्कृति को जानने के साधन। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना बढ़िया से। वैदिक संस्कृति को जानने के साधन, तो सबसे बड़ी बात यह है वेद हैं हमारे। सबसे बड़ी बात क्या है? वेद हैं हमारे, 4 वेद, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, मतलब उपनिषद, सब कुछ डिफाइंड है। वो ऐसे भी कह सकते थे कि वैदिक साहित्य, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि वो सब कुछ डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। यानी कि हमें ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़ना है, आरण्य को, और उपनिषदों में प्राप्त प्रमुख दृष्टांतों और कथानकों और स्टेटमेंट्स जो भी है उनको भी याद रखना है, क्योंकि प्रश्न कई कई बार आए हैं। अहम ब्रह्मास्मि की संकल्पना कहाँ है, या फिर वो अवतारवाद की संकल्पना कहाँ मिलती है, इस तरह के तमाम प्रश्न। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है, तमाम। तो ये सारे, हमारा वैदिक लिटरेचर गलत नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्र और वेदांत देखिए सब कुछ डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। वो ऐसे भी लिख सकते थे कि वैदिक साहित्य, लेकिन एक एक बात डिफाइंड इसलिए करिए ताकि आपका ध्यान जाए और आपको ये पता चले कि पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है यहाँ पे। फिर ऋग वैदिक काल यानी कि प्रारंभिक वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति, ये दोनों बातें यहाँ पे लिख रही हैं कि सामाजिक व्यवस्था का उदय यानी कि समाज का विशेष पूरा डिटेल है। वर्ण व्यवस्था, राजा, रत्निन, विवाह, पेशा, देव एवं देवियां, मतलब सब कुछ सेम कुछ, यानी कि आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा और धार्मिक दशा। और ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों अलग अलग डिफाइंड है। इसका मतलब दोनों में जो अंतर है ये भी आपको ध्यान देना होगा कि दोनों में क्या क्या अंतर है। बात समझ में आ गई बढ़िया से? और ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सभा, समिति, विष, यज्ञ, कर्म, पुरोहित, आर्थिक व्यवस्था, निष्क, कृषि, उद्योग, पणि, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ डिफाइंड है, कहीं पर कुछ भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। इतना कुछ केवल पीसीएस के मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल में डिफाइंड होता है, ऑप्शनल में डिफाइंड होता है। तो आप देखिएगा कितनी क्लियर कट ढंग से कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है इस बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप थोड़ा डाइवर्ट मत हो जाएगा कि अब एनसीईआरटी पढ़ने लगे। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं 11th वाली और 12th वाली, वो तीनों पार्ट, इतिहास की, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। और हमारी अभी एनसीईआरटी पर बेस्ड एक बुक आने वाली है, वो 10 से 15 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और उसमें टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के मैक्सिमम जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो कलेक्शन में होंगे। अब धार्मिक आंदोलन तो जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव है ना, भागवत धर्म और शैव धर्म, शैव धर्म के संप्रदाय, वैष्णव धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के सारे संप्रदाय, जितने भी संप्रदायों से मतलब आगे चल के जो विभाजन हुए हैं, विभाजन की मान्यताएं और उनके ग्रंथ और सभाएं और साहित्य, पूरा कुछ पता होना चाहिए। महावीरा और महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब यहां पर भी अगर ये 4 टॉपिक उन्होंने डिफाइन किया है अलग अलग, तो यहां से भी 4 प्रश्न फिक्स हैं।
आप एकदम ऐसे देख लीजिएगा, जोड़ते जाइए मेरे साथ और वो एकदम एक्यूरेट आएगा। 40 से 42 45 क्वेश्चन एक्यूरेट आएगा। तो फिर देखिएगा आगे इकाई 3 में क्या कह रहा है। राजनीतिक इतिहास सीधे सीधे उन्होंने कह दिया 600 ईसा पूर्व, यानी कि वो 16 महाजनपद से शुरुआत होकर के और 1200 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, यानी कि 16 महाजनपद से लेकर फाइनली वो राजपूत काल तक, फाइनली सब कुछ एवरीथिंग, यानी यहां पे लिख दिया है वो ऐसे मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल, नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश में फिर डिफाइंड है यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू कर रहे हैं स्कंदगुप्त तक, ध्यान दीजिएगा स्कंदगुप्त तक ये डिफाइंड है, यानी कि परवर्ती गुप्तों से प्रश्न नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां पर डिफाइन किया है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक, ठीक है। मगध साम्राज्य का पतन, विदेशी आक्रमण, पारसी, मैकदोनिया का सिकंदर, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण और हूण, ध्यान रखिएगा ये नई बात है, ये नई बात है। तो पूरा का पूरा एंशिएंट कवर हो गया, उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, और फिर कला संस्कृति यानी वास्तुकला, स्थापत्य कला, बौद्ध स्तूप, मंदिर सब कुछ आ गया, कुछ भी छूटा नहीं है। तो इसका मतलब यह है पूरा पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कहीं पर कोई इफ बट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप आगे जाएंगे 500 ईस्वी से लेकर यानी 650 ईस्वी तक उत्तर गुप्त वंश, ये देखिएगा उत्तर गुप्त वंश में विशेष तौर पे वो मौखरी वंश की बात कर रहे हैं और हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, मतलब 3 ही पढ़ना है आपको, उत्तर गुप्त और फिर मौखरी वंश और फिर हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन से अगर पिछले 2018 वाला अगर आपने पेपर देखा होगा तो वो भी मतलब उस समय के हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड पेपर था। आज भी उस प्रश्न पत्र के 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी भी आपके लिए अनुत्तरित है और मैंने कई बार डिस्कस किया है, पूरे प्रमाण के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिएगा फिर वो स्थानीय शक्तियां आ रही हैं। तो राजपूत काल वो 1200 ईस्वी तक जा रहा है, तो वहां तक जाने के लिए फिर वो मौर्य काल के बाद देखेंगे शुंग, कर्ण, आंध्र, सातवाहन, मौखरी, पुष्यभूति मतलब वो हर्षवर्धन वाला, और फिर अब यहाँ पे गुर्जर, पतियार, चंदेल, परमार, चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य और चोल, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है। पल्लव और फिर चोल, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब सब कुछ पॉलिटिकल भी पढ़ना है एज वेल इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज जो भी हैं, पूरा कल्चरल डेवलपमेंट जो है, पूरा सांस्कृतिक जो विकास है वो पढ़ना है। फिर देखिएगा वो अब इकाई 4 में देखिए बात वही आ रही है पूरी देखिए, मुद्रा प्रणाली आ गई, नाना देशी तिशयारी, वो दक्षिण भारत की वो जो व्यापारिक संस्था है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्राचीन भारत में आर्थिक इतिहास, पूरा आर्थिक इतिहास चाहिए, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धंधे और श्रेणी की व्यवस्था और सिक्का प्रणाली, कॉइन सिस्टम ऑफ इंडिया, एंशिएंट का, मेडिवल का। मैंने अपनी क्लास में यूट्यूब पर भी डिस्कस किया है और कम से कम सिक्कों पर मैंने 5 लेक्चर लिए हैं, इतने विस्तार से लिए हैं कि सिक्कों से कोई भी प्रश्न छूटता नहीं है। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं अगर वो चाहें तो उनको अगर लगता है तो स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं और आप वो लिंक जाकर के देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं हम लोगों की, इसी परीक्षा को ध्यान में रख के टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी और पीजीटी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, 3 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। ये एंशिएंट की अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्नों की टॉपिक वाइज, प्रागैतिहासिक काल से जाती शुरू होती है और राजपूत काल तक जाती है। 3000 प्रश्न है, प्रामाणिक और कठिनतम प्रश्न है और कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। इसी तरह हम लोगों की जो मेडवल इंडिया की पुस्तक है वो अमृत गंगा के नाम से प्रकाशित हुई है, प्रैक्टिस सेट है, अरबों के आगमन से शुरू होती है और परवर्ती मुगलों तक जाती है। 2500 प्रश्न है और एज वेल ये हम लोगों की मॉडर्न इंडिया की पुस्तिका है, ध्यान दीजिएगा, अमृत मंजरी के नाम से है। 2000 प्रश्न है, यूरोपियों के आगमन से शुरू होती है और फाइनली 1950 तक जाती है। ये देखिएगा तो कुल मिला के 7500 प्रश्न है, बहुत प्रामाणिक और बहुत विशेषीकृत एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। और अगर ये 3 जो हमारी अलग अलग पुस्तिकाएं हैं वो
आप ना भी लेना चाहें तो एक कंबाइंड पुस्तिका अमृत कलश के नाम से है। 3400 प्रश्न हैं इसमें, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको कैसे प्राप्त होगी, पुस्तक का मूल्य क्या है, इसके जो पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। और एज वेल अगर आप अमृत कलश भी नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके पास बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होंगे, बेहतरीन अध्ययन सामग्री होगी। आप उसका अध्ययन करिए, रिवाइज करिए और इस क्लास से जुड़ जाइए। और कम से कम अगर आपने अभी तक जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, आप चाहें तो परीक्षा तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। फिर देखिएगा प्राचीन समाज, वर्ण, जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार और शिक्षा, यानी कि प्राचीन भारत में भी शिक्षा देखेंगे और फिर आगे आगे मॉडर्न इंडिया में भी शिक्षा देखेंगे, मेडिवल इंडिया में भी शिक्षा देखेंगे। प्रश्न आए हैं फला मदरसा किसने बनाया, और तमाम जो नालंदा विश्वविद्यालय और इससे शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो डेवलपमेंट है वहां से प्रश्न आते हैं। फिर डिफाइंड इकाई 6 एंशिएंट की बात हो रही, कला और वास्तुकला। फिर देखिएगा मंदिर की बात आ रही है तो मंदिरों से एक प्रश्न फिक्स है, चाहे वो प्रश्न आपका वो द्रविड़ कला शैली से हो, चाहे वो नागर कला शैली से हो, चाहे वो वेसर कला शैली से हो, एक प्रश्न मंदिरों से फिक्स है। स्तूप है तो भारत के सारे मंदिर पढ़ लीजिए इकट्ठा। अब मैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके आपसे जो खास जहां पे आपको दिक्कत होती है, जैसे मंदिर है तो 100 मंदिर पढ़ लीजिए, कम से कम 25 से 30 नागर शैली के, 25 से 30 द्रविड़ शैली के, और जो 10, 15, 20 मंदिर है वो बेशर शैली के। सारे मंदिर कवर हो गए। किसने बनाया, कब बना, क्या विशेषता है, बस हो गया ना मंदिर। एक प्रश्न फिक्स है। स्तूप, मूर्ति कला, चित्रकला और अन्य हस्तकलाएं, पात्रकला। पात्रकला का मतलब मृदभांड परंपरा, ध्यान दीजिएगा मृदभांडों से भी एक प्रश्न आता है। काष्ठ कला, लेखन कला और अभिलेख लिपि यानी स्तंभ लेख, चट्टान भित्ति। इसका मतलब क्या है, अभिलेखों से बात हो रही है, वो चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो भित्ति अभिलेख हो, इस तरह की बात है। तो पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। और छात्रों से मेरा अनुरोध है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग क्लास में धीमे धीमे आगे आगे आप देखते जाएंगे सिलेबस को, तो उसमें जो आपका कठिनतम पोर्शन है वो मुझे बताइए। वो हम लोग धीरे धीरे करके वन बाय करके सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये तुम्हारा एंशिएंट का सिलेबस यहां से समाप्त होता है, विश्राम लेता है, और यहां से अब ये मेडिवल का सिलेबस शुरू होता है। और देखिए कितने बढ़िया से वो डिफाइन कर रहा है। यहां से मेडिवल वो क्या कह रहे हैं, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, दास वंश। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने राजपूत काल की बात की है तो आपको अरबों के आक्रमण पढ़ने ही पड़ेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण पढ़ने ही पड़ेंगे। 17 आक्रमण है, कम से कम आपको 10 आक्रमण, उनका सन और क्या क्या उस आक्रमणों की विशेषता थी वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो शुरू कहां से कर रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद गौरी से शुरू कर रहे हैं। तो राजपूत काल जब उन्होंने 1200 ईस्वी तक दे दिया है तो आपको अरबों के आक्रमण, महमूद गजनवी के आक्रमण, ये पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। और अब आप देखिए आगे, आप देखिए मोहम्मद गौरी का आक्रमण है तो गौरी के आक्रमण के बाद देखिए खिलजी वंश है, दास वंश का मतलब गुलाम वंश है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका मतलब क्या है, पूरा दिल्ली सल्तनत, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर देखिए मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, फिर मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर से औरंगजेब तक, मुगल साम्राज्य का पतन यानी बहादुर शाह जफर तक जाना है आपको पूरा। परवर्ती मुगल, और आपका एक यहाँ पे टेक्निकल टॉपिक है परवर्ती मुगल, वहां से एक प्रश्न होता है, आप गलत करते हैं। फिर देखिएगा मुगलों का पतन है तो निश्चित है शिवाजी महाराज आएंगे, और शिवाजी महाराज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, शिवाजी महाराज मराठों का उत्कर्ष और पतन। और यहाँ पर देखिएगा विजयनगर और बहमनी और विजयनगर दिया हुआ है। कुल मिला के मेडिवल इंडिया में भी पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब पढ़ना है, एवरीथिंग, ऑल एंड एवरीथिंग। फिर देखिए और डिफाइन करते हैं शासन व्यवस्था, यानी कि वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट है, मुगलों की शासन व्यवस्था, दोनों का अंतर, यानी कि वो प्रशासनिक दशा क्या थी, केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र क्या था, अधिकारियों का वर्ग क्या था, सब कुछ करना है। इसके बाद देखिएगा मुगल कालीन संस्कृति। अब संस्कृति आ रही है, प्रांतीय प्रशासन, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था, भूमि कर व्यवस्था, अकबर की भूमि कर व्यवस्था। इसका मतलब धार्मिक नीति,
मुगलों की धार्मिक नीति, बाबर की धार्मिक नीति, हुमायूं अकबर की धार्मिक नीति, दीन इलाही, यानी कुल मिला के ये है धार्मिक दशा पढ़नी है। तो मुगलों की पूरी धार्मिक दशा कहां से, बाबर से शुरू करके औरंगजेब तक एक सीरियल से पढ़नी है पूरी। बाबर के काल में क्या था, फिर हुमायूं ने क्या किया, फिर आगे अकबर, फिर अकबर की जो दीन इलाही तौहीद इलाही की परंपरा है उसको जहांगीर में उसने, जहांगीर के काल में क्या रहा, वो पूरा डेवलपमेंट एक पढ़ना है एज वेल। ध्यान रखिएगा क्योंकि धार्मिक दशा और धार्मिक डेवलपमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पूरा ये छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सूफी आंदोलन से एक प्रश्न है, भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न है, मतलब संतों का क्रम पूछा जाता है, संतों की पुस्तकें पूछी जाती हैं। पूरा सिख आंदोलन 10 सिख गुरुओं के बारे में, निर्गुण जो संत हैं हमारे, उनके सारा जो जो डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स, प्लस जो हमारे सगुण भक्ति उपासक जो संत हैं, चाहे वो सूरदास हो चाहे वो तुलसीदास हो, ये सारा डेवलपमेंट आपको चाहिए। कुल मिला के ये हो रहा है आपका मेडवल का। थोड़ा सा उन्होंने और डिफाइन किया है, मतलब इतना कुछ डिफाइन कर दिया है। मुगल कालीन सभ्यता और संस्कृति, स्त्री शिक्षा, साहित्य कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, मनसबदारी व्यवस्था, जात और सवार, मराठों की सैन्य व्यवस्था, मतलब सब कुछ है भाई। जब मुगल प्रशासन आएगा तो मनसबदारी व्यवस्था आएगी ही आएगी, मनसबदारी व्यवस्था से प्रश्न है। मराठों की पूरी अष्टप्रधान व्यवस्था, उनकी सैन्य व्यवस्था से प्रश्न है। चित्रकला पूरी मुगल काल की, मुगल काल के सारे चित्रकार आपको पता होने ही चाहिए। संगीत कला आपको पूरी पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये पूरा आपका मुगल काल डिफाइंड है और इतना क्लियर कट डिफाइंड आपको मैं बता रहा हूं। ये पीसीएस का सिलेबस ही पूरा पूरा उठा करके डिफाइन करके आपको दे दिया है। और ये सिलेबस अगर आप एनसीईआरटी की इंडेक्स उठाकर देखें, क्लास 12th की एनसीईआरटी की इंडेक्स, तीनों पार्ट, एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न, तो ठीक वैसा ही पूरा ये डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। पुरानी वाली नई वाली एनसीईआरटी, हमारी कोशिश ये है कि एनसीईआरटी के जितने भी एडिशन अब तक आए हैं पिछले 30 वर्षों में, 3 या 4 एडिशन आए हैं, वो सारे एनसीईआरटी हम कवर कराने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। हमारी एक एनसीईआरटी पर जो टेस्ट पेपर की श्रृंखला शुरू हुई है उसमें बहुत सारे छात्रों ने प्रतिभाग भी किया है। उसके पीडीएफ के प्रश्न पत्र भी आप मंगा सकते हैं। अब देखिएगा वो 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, तो कम से कम यहाँ पे आपको 4 तो पढ़ने ही है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, और फिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, आपको ये पढ़ना है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इनका आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो इनके युद्ध हुए, और इसी रेफरेंस में भारत में चूंकि वो मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया, एज वेल बंगाल के नवाब, हैदराबाद निजाम, अवध के नवाब, और फिर इनका सबका आपस में क्या, यूरोपीय कंपनियों के साथ क्या इनका इंटरेक्शन हुआ, ये सब कुछ पढ़ना है। देखिए वो आ रहा है बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, तो इसका मतलब क्या, पलाशी का युद्ध, मतलब सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला, फिर वो आगे देखेंगे मीर जाफर, फिर देखेंगे मीर कासिम, तो बेहतर है मुर्शिद कुली खान से पढ़िए। बक्सर का युद्ध, उसका महत्व है ना। फिर देखिएगा एक ऐसा सेगमेंट है कि वो जितने भी मुगल काल, जितने भी वो अंग्रेज गवर्नर्स आए हैं, क्लाइव से लेके वो सी राजगोपालाचारी तक, सारा डेवलपमेंट एक साथ कर लीजिए। तो वो कह रहे हैं क्लाइव की दूसरी सूबेदारी देखिए, बंगाल की व्यवस्था, दोहरी शासन प्रणाली, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध प्रशासन, ये पूरा पूरा डेवलपमेंट ऐसे दे रहा है। फिर देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स दे रहा है, कॉर्नवालिस दे रहा है, वेलेजली दे रहा है, मतलब सारे नाम एकदम क्लियर कट दे रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में घटी घटनाओं से भी प्रश्न होंगे ही होंगे, और आपको पढ़ना भी चाहिए। एज वेल वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार, भूमि कर सुधार, न्यायिक सुधार, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो पूरी जो ब्रिटिश काल में जो वो अर्थव्यवस्था में जो वो राजस्व व्यवस्था की प्रणालियां, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, वो पूरा डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। उनके भारत में ब्रिटिश के एस्टैब्लिशमेंट की पूरी प्रक्रिया ये आपको पढ़नी है। और इसके बाद कॉर्नवालिस देखिए, कर संबंधी सुधार, बंगाल की स्थायी भूकर व्यवस्था, आ गया वही बात जो मैंने आपको बताई। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली आपको पढ़ना ही चाहिए, सारी बातें आ जाएंगी इसी तरह। तो अब जैसे वेलेजली पढ़ेंगे तो वो निश्चित है कि वो भाई उसकी सहायक संधि प्रणाली पढ़नी ही चाहिए हमको। फिर देखिएगा मैसूर का उत्थान, हैदर अली,
और टीपू। तो वो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हमेशा प्रश्न आए हैं भाई। मैसूर और टीपू से एक प्रश्न फिक्स है, महाराजा रणजीत सिंह से एक प्रश्न फिक्स है। सारी संधियां आपको पता होनी चाहिए कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरे तीसरे में कौन कौन सी संधियां हुई, कब कब हुई, क्या उनकी शर्तें थी, यहां से प्रश्न है। एज वेल आप देखेंगे जो कॉर्नवालिस के बाद जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली के समय टीपू मारे गए, फिर उसके बाद देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह के समय लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, भैरोवाल की संधि, तमाम संधियां, सिख प्रशासन, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे भाई। तो सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब हम लोगों ने टॉपिक वाइज कवर किया है। एक एक टॉपिक में 300-300 प्रश्न, 400-400 प्रश्न, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आप देख पा रहे हैं ये हमारी मॉडर्न इंडिया की अमृत मंजरी प्रैक्टिस सेट है। 2000 प्रश्न है, 2000 प्रश्न है। और अभी एनसीईआरटी की भी अभी 2500 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको 10 से 15 दिन में मिलेगी। तो आप ये अमृत मंजरी 2000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है। अमृत गंगा है, 2500 प्रश्न है। अरबों के आगमन से लेकर पूरा परवर्ती मुगलों तक जाती है यह पुस्तिका। कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है, 2500 प्रश्न। और एंशिएंट प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर के पाषाण काल से शुरू होकर ये राजपूत काल तक जाती है ये पुस्तिका। आपके लिए एकदम अमृत मंजरी नाम है, अमृत संजीवनी नाम है, अमृत गंगा नाम है। तो बिल्कुल ये अमृत ही साबित होगी, अमृत की बूंदें ही साबित होंगी। आप इन तीनों को मंगा सकते हैं, कंबाइंड वे में मंगा सकते हैं, एक एक करके मंगा सकते हैं। प्रयागराज में ये हैंड टू हैंड उपलब्ध है, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। और मेरे साथ जुड़ जाइए, आप प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर लीजिए। और ये अंतिम मौका है, क्यों? क्योंकि ये निश्चित है कि इसके बाद परीक्षाएं होंगी और अगले वर्ष तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 में चुनाव है और इसके बाद फिर 2-3 साल वैकेंसीज की संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। ये ऐसा गोल्डन चांस है, ऐसा स्वर्णिम अवसर है, इसको आप कैश करिए। और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में भारत में सर्वश्रेष्ठता का स्थापित होना, आंग्ल नेपाल युद्ध, पिंडारी युद्ध, हेस्टिंग्स की मराठा नीति, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप मराठा वहां पे देखिए, मेडवल में आपने क्या पढ़ा सर? मेडवल में आपने पढ़ा कि सर वो शिवाजी का उत्थान और उसके बाद मराठों का पतन। यहां पे पेशवाओं के उत्थान की बात हो रही है। पेशवा, पूरा पेशवा, पेशवाओं का उत्थान और फाइनली पेशवा के पतन तक, अंतिम तक आपको याद रहना चाहिए, बाजीराव द्वितीय तक, नाना साहब तक। तो ये देखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध और पिंडारी युद्ध और फिर हेस्टिंग्स की मराठा नीति। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा आपको मराठा पेशवा पूरा पूरा पढ़ना है। जो जो युद्ध हुए हैं और जो जो संधियां हुई हैं वो पढ़ना है। और यहाँ पे संधियों को लेके बहुत परेशानी है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भैरोवाल की संधि, ऐसे तमाम संधियां हैं जो आप भूलते हैं और क्रम लगाने के लिए आती हैं। फिर आगे देखिएगा बैंटिंग। तो जब बैंटिंग सामने आ जाएंगे तो सामाजिक सुधार की बात अपने आप आ जाएगी। जब सामाजिक सुधार की बात आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए सती प्रथा को बंद करना, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, मैकाले की शिक्षा नीति। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का विकास। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का विकास एक टॉपिक है, शुरू से पढ़िए अंत तक पढ़िए, मैं पढ़ा दूंगा इसको, कोशिश करेंगे कि हम कवर करा देंगे। ये टॉपिक मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में कवर किया है। तो शिक्षा का पूरा विकास, भारतीय समाचार पत्रों का पूरा विकास, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन रॉय से लेके वो जो भारतीय जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन है, पारसी सुधार आंदोलन है, निम्न जातीय आंदोलन और दलित जो समाज सुधार आंदोलन है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। समाज सुधारकों के नाम, उनकी संस्थाएं, उनकी पुस्तकें और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का समय और स्थान। मुझे उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और फिर देखिए रणजीत सिंह आई गए, मैंने आपसे कहा था रणजीत सिंह और पूरा का पूरा सिख साम्राज्य और दिलीप सिंह तक पढ़िए, डलहौजी तक जाइए और वो पंजाब के विलय तक पूरा का पूरा। ठीक है, डलहौजी को देख लीजिए, विलय की नीति, अवध का विलय और डलहौजी के सुधार, ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। भू राजस्व व्यवस्था मैंने आपको पहले बता दी, जमींदारी व्यवस्था, मालगाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
1857 का विद्रोह यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और 1857 के विद्रोह से 1885 तक का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह से भी 3-4 प्रश्न आते हैं। बहुत टेक्निकल प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं, बहुत आसान प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एज वेल 57 से 85 के बीच में भी 1-2 प्रश्न हैं, रिपन से, लिटन से, आप जॉन लॉरेंस से आप भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, मतलब एकदम सब कुछ डिफाइंड है और डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। अब आसानी से दिक्कत ना हो। अब मैंने देखिए सब कुछ बताया और यहां पर उन्होंने डिफाइन किया है। वो क्या कह रहे हैं? सांस्कृतिक जागरण कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल, मुस्लिम सुधार आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सब कुछ ये बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ना है। 2-3 प्रश्न यहां से हैं, समाचार पत्रों के विकास से 1-2 प्रश्न है, शिक्षा से 1-2 प्रश्न है, मैगजीन्स से 1-2 प्रश्न है, एज वेल राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास, उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन, इसका मतलब 1885 से 1905 तक, फिर उग्रवाद का उदय 1907 से और आगे तक, होम रूल आंदोलन पूरा देखिए, सब कुछ तो लिखा हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन पूरा, तो क्रांतिकारी आंदोलन पूरा पढ़ लीजिए, भारत का और विदेशों में भी जितने हमारे क्रांतिकारी काम कर रहे थे पूरा का पूरा। फिर देखिए गांधी के आंदोलन, असहयोग और सविनय अवज्ञा, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी का मूल्यांकन। तो जब गांधी की बात करेंगे तो गांधी स्पेशल एक हमने सेगमेंट कवर किया है और उसमें लगभग हमने गांधी से जुड़े हुए लगभग 300 से ज्यादा प्रश्न दिए हैं आपको, केवल गांधी पे फोकस्ड है। और एक खास बात और है, एक स्पेशलाइजेशन इन्होंने अलग से दिया है, वो ये दिया है गांधी बेसिकली, इसके बाद गोखले स्पेशल, टैगोर स्पेशल और सुभाष चंद्र बोस। टैगोर, गोखले, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और मेरी तरफ से 2 और जोड़ लीजिए आप, B.R. अम्बेडकर और नेहरू। ये 6 नेता, इनके बारे में मतलब डिटेल और बहुत गहरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत गहनतम और सूक्ष्मतम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कम से कम 5 प्रश्न फिक्स हैं, 3 से 4 प्रश्न गांधी से और 1-8 प्रश्न गोखले से और कम से कम 1 से 2 प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर वो अग्रगण्य राष्ट्रीय नेताओं की बात हो रही है, राम मोहन रॉय के बारे में बात हो रही है, उनके विचार, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान दीजिएगा वो जो LT का है उसमें 3 नाम और उन्होंने दिए हैं, गोखले का नाम दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया है, सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया है। ये नाम छूटने नहीं चाहिए। यहां पे इन्होंने B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं लिखा है, तो आप B.R. अम्बेडकर का नाम भी लिख लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर भगवान ने सब कुछ ठीक रखा और ईश्वर ने मदद की, उनकी कृपा रही, तो मैं धीरे धीरे करके वो दिसंबर तक आपको YouTube पर ही एक क्रम से चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि भागम भाग मचाएंगे, एक क्रम से चलेंगे। एंशियंट के कुछ खास टॉपिक कवर करेंगे, मेडिवल के कवर करेंगे, मॉडर्न के कवर करेंगे, आराम से कवर करते चलेंगे और आप हमसे पढ़ते चलिएगा। फिर देखिए मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय, तो ये निश्चित है मुस्लिम सांप्रदायिकता। और फिर सैयद अहमद खान, मुस्लिम लीग की स्थापना, द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1906 से शुरू हो रहा है। फिर हिंदू महासभा, माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। मतलब कुल मिला के इतना आसान नहीं है, ये बहुत लंबा है। उसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ध्यान दीजिएगा, उसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह है, एज वेल आगे क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, संविधान का निर्माण है। ये सारी चीजें आपकी विशेष तौर पर डिफाइंड हैं और अच्छे से आनी चाहिए। तो थोड़ा सा 1 मिनट और भी है, ये इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ है तो बढ़ता है ये। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, संविधान। संविधान का मतलब वो भारत का संवैधानिक विकास। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं भी दिखाई पड़ रहा है, कम दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। तो एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण छूट रहा था, वो कह रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो 1773 से शुरू करिए और 1935 के एक्ट तक, और मेरे हिसाब से वो भारत का जो विभाजन के लिए और भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, आप पूरा पढ़ लीजिए। यहां से एक प्रश्न फिक्स है, 73, 84,
1833। तो अब 33 के बाद देखिएगा 1853 वाला यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पे 1909, 1919, 1935, तो यानी 33 के बाद 1909 के बीच के चार्टर एक्ट इन्होंने छोड़ दिए हैं। लेकिन आपको जैसे 1861 वाला ये सब पढ़ लीजिए, 1891 वाला ये पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये 6 अधिनियम 73, 84 और 1833, 1909, 19 और 1935 ये आपको परफेक्ट पता होने चाहिए। और ये पॉलिटी का और इतिहास का कॉमन टॉपिक है। यहां से 2 या 3 प्रश्न फिक्स हैं। एज वेल देखिएगा स्वतंत्रता का प्रथम चरण, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अभी मैंने नाम लिया आपसे, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी देखना है। रियासतों का एकीकरण और विलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। रियासतों का विलय और उनका एकीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी की हत्या, तो इसका मतलब ये है कि हम आजादी के बाद भी चल रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। और फिर ये देखिए पाकिस्तान चीन का आक्रमण 1962 एवं बांग्लादेश यानी कि 1971-72 तक। तो कुल मिला के ये है कि आपको नेहरू की विदेश नीति भी पढ़नी है 1965 तक। एज वेल आगे जो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के युद्धों में वो भी पढ़ना है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद वाला सेगमेंट 3 से 4 प्रश्न होते हैं और ये आपके सिलेक्शन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। ये टॉपिक जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है छात्रों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, इस टॉपिक को भी मैंने कवर किया है। और ये टॉपिक में सारी पंचवर्षीय योजनाएं और जितनी भी नेहरू की विदेश नीति, भारत के वैदेशिक संबंध, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये सब कुछ कोशिश करेंगे। देखिए कमिटमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकेगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये आपका एक ऑफिशियल सिलेबस है जो जीआईसी प्रवक्ता के लिए कमीशन ने डिफाइन किया है। इसको अब मतलब रिवाइज करने में ही कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अगस्त चल ही रहा है, 15 अगस्त करीब है, तो अब आप मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने। और अगर ये मान लें कि परीक्षाएं आपकी दिसंबर में हैं, तो अब आपके पास अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए समय नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। लगातार जुड़े रहने के लिए आप चाहें तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। एज वेल आप हमारे प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। एंशिएंट का अमृत संजीवनी के नाम से है, टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। मेडवल का अमृत गंगा के नाम से है, 2500 प्रश्न टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आंसर शीट आपको उसमें ऐड होके मिलती है। एज वेल ये अमृत मंजरी है हमारी, 2000 प्रश्नों का आधुनिक भारत का संकलन है, टॉपिक वाइज है। और अभी हम लोग एनसीईआरटी के 2500 प्रश्नों को लेकर 12th की तीनों पार्ट, सारे एडिशन, पुराने वाले नए वाले सारे एडिशन, बीच में जो एक मक्खन लाल सर की और तमाम जो आई है 2000 के आसपास वो एडिशन आया था, तो एनसीईआरटी के समस्त एडिशन हम कवर करके आपको डिलीवर करेंगे। प्रैक्टिस करने का समय है। यह सिलेबस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। जाते जाते ये बता रहा हूं कि कम से कम पिछले 20 वर्षों के यानी कि सन 2000 तक 25 वर्षों के आपको पीसीएस की परीक्षा के सामान्य अध्ययन के, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य अध्ययन के, पीसीएस की परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर भी आपको नजर डाल लेनी चाहिए। ये प्रश्न पत्र बाजार में उपलब्ध हैं और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा प्रामाणिक व्याख्या और उनके प्रामाणिक स्रोतों के साथ। क्योंकि लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करवा रहा है, तो निश्चित है कि 15-20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो पीसीएस में कठिनतम पूछे गए हैं और एज वेल एज इट इज रिपीट हो जाएं। तो ये गुंजाइश ना रहे कि पूछे गए प्रश्न गलत हो जाएं। ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न गलत होते हैं तो सबसे घातक और सबसे भयानक स्थिति होती है। तो रिपीटेड प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। नए प्रश्न कहां से बन सकते हैं, किस लेवल तक कमीशन प्रश्न पूछ सकता है, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में करवाने वाला हूं।
इतनी धैर्य के साथ आप मुझे सुन रहे थे, बहुत हार्दिक आभार। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज विदा ले रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।